Students, hello, how are you? I hope you will be fine at your home. Let's go. Begin the chapter's name in 8th class, the judiciary, topic second lecturer. What are the different branches of the legal system? So the above case of the dowry death fall within what is the considered a crime against society. हमने ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ा डाउरी सिस्टम से, दहेज प्रथा से रिलेटेड। तो हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं इन लीगल लैंग्वेज में? हम उसको कहेंगे कि जो क्राइम किया है, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी के अगेंस्ट वो क्राइम माना जाएगा। अगर कोई जो इसमें एग्जाम्पल दिया है दहेज के लिए किसी वुमेन को मार देना, तो वो इंडिविजुअल नहीं बल्कि ये माना जाएगा कि उसने सोसाइटी के अगेंस्ट ये क्राइम किया है एंड इज ए वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। और इस तरह से उसने किस लॉ का वायलेशन किया, उल्लंघन किया है, कानून तोड़ा है। ठीक है, तो वायलेशन किसका किया उसने? क्रिमिनल लॉ का, कानून तोड़ा है। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ, द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील विद सिविल लॉ केसेस। You read in chapter 4 of the how a new civil law was passed in 2006। चैप्टर 4 में हमने कुछ पढ़े सिविल लॉज हैं वो 2006 में पास हुए थे टू प्रोटेक्ट वुमेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। एक एक्ट हम लास्ट टॉपिक्स में वी हैव डिस्कशन अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, जो वुमेन के अगेंस्ट होता उसको पास किया गया, उसके बारे में पढ़ा था। इसमें क्या था, जो डोमेस्टिक वायलेंस में अगर किसी वुमेन का हस्बैंड उससे पीटता है तो वो किस में आ जाएगा? डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा। तो उसके अगेंस्ट ये माना जाएगा कि वो क्राइम कर रहा है, किसके अगेंस्ट? सोसाइटी के। इस तरह के बहुत से कानून पास हुए। लुक एट दी फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। यहाँ पे डिफरेंसेस दिए गए, सिविल लॉ क्या होते हैं एंड क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं। तो डील विद कंडक्ट एज एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, अपराध के रूप में जो डिफाइन किए गए हैं हमारे जुडिशरी में। तो वहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट, चोरी, हैरेसिंग ए वुमेन, वुमेन्स को परेशान करना, टू ब्रिंग मोर डाउरी, यानी डाउरी लाने के लिए परेशान करना, मर्डर, ये किस में आ जाएगा? क्रिमिनल लॉ में आ जाएगा। डील विद एनी हार्म और इंजरी, सिविल लॉ में क्या जाता है? कोई हार्म या इंजरी है, टू राइट ऑफ इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत के अधिकारों के और या उसकी जो इंजरीज है, हार्म्स है, उसको करना, पहुंचाना। फॉर एग्जांपल, डिस्प्यूटेड रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, किसी के पास लैंड है उसके लिए उसे नुकसान पहुंचाना, हार्म पहुंचाना। परचेज ऑफ गुड्स, सामानों को खरीदना। रेंट मैटर्स, किराए से रिलेटेड मैटर। डाइवोर्स केसेस, तलाक से रिलेटेड केसेस, ये किस में आ जाएंगे? आपके सिविल लॉज में आ जाते हैं। इट यूजली बिगिंस विद द lodging of an first information report with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court. If found guilty, the accused can be sent to jail and also fined। यानी इस तरह के क्रिमिनल लॉज में कोई अगर ऑफेंस करता है, जैसे ऊपर कुछ एग्जांपल दिए थे, थेफ्ट है, हैरेसिंग है, वुमेन्स से रिलेटेड जो डाउरी है वो, और मर्डर, तो इसके लिए सबसे पहले पुलिस क्या करती है? एक एफआईआर दर्ज करती है। एक रजिस्टर होता है आपके थाने में, जो भी आपके क्षेत्र का थाना पड़ता है वहाँ पे, जिसे एफआईआर शॉर्टकट में बोलते हैं। उस एफआईआर करने के बाद पुलिस क्या करती है? छानबीन करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। जो क्राइम हुआ उसके खिलाफ आपने एफआईआर लिखाई है, उसकी वो छानबीन करती है कि ये सही है कि नहीं है। सपोज दैट मैं गया हूँ थाने और मैंने ले वहाँ पे जाके कहा कि मेरे घर पे चोरी हो गई है, और मैंने कुछ चीज़ें बताई घर से क्या क्या चोरी हुई हैं, उनको मैंने एफआईआर में जिक्र किया उनका। तो पुलिस फिर उसी की इन्वेस्टिगेशन करती कि ये सही है कि नहीं है। अगर केस सही पाया जाता है तो फिर आगे जो व्यक्ति ने चोरी की है उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल होती है, और फिर उसे कोर्ट, फिर ट्रायल होता है
आपने देखी होगी, हियरिंग पिक्चर्स में भी दिखाते हैं कोर्ट में किस तरह से बातचीत होती है, वहाँ पे बहस होती है। और अगर बोथ साइड के जो वकील होते हैं वो केस को देखते हैं और जो गिल्टी पाया जाता है दोषी, फिर उसे सज़ा होती है। ओके चलिए, सेकंड इधर सिविल लॉ में ए पेटिशन हैज़ टू बी फिल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली, यानी इससे रिलेटेड कोर्ट में पेश किया जाता है। इन द रेंट मैटर्स आइदर द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द टेनेंट कैन फाइल ए केस, लैंडलॉर्ड है या जो किराए पे काम करते हैं खेतों में, उनसे रिलेटेड मैटर एंड द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर इंस्टेंस केस दिया ए केस बिटवीन ए लैंडलॉर्ड एंड ए टेनेंट, ज़मीन का मालिक है और उस पर काम करने वाला एक किराए का मजदूर है। द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वेकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड, और उससे कहेगी कि जो पेंडिंग रेंट है वो पेड करे और फ्लैट को खाली करे। इस तरह से कुछ केसेस दिए गए हैं। ओके चलिए, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, क्या हर व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हर कोई कोर्ट जा सकता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे राइट हैं, उनका कहीं ना कहीं वॉयलेशन हुआ है, तो वो कोर्ट जा सकती है। वो चाहे पॉलिटिकल कोई पर्सनैलिटी हो या कोई इंडिविजुअल आपका नेबर, तो वो कोर्ट जा सकता है। ठीक है, चलिए, इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री, यानी इस कंट्री में हर कोई कोर्ट जा सकता है। जितने भी सिटीजन्स हैं भारत के वो कोर्ट जा सकते हैं, किसी को गवर्नमेंट ने रोका नहीं है। जिससे लगता है कि वॉयलेशन हुआ रूल्स का, वो कोर्ट जा सकता है। दिस इम्प्लीज दैट एवरी सिटीजन हैज़ ए राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट, हर किसी व्यक्ति का अधिकार है कि वो कोर्ट के जरिए उसे न्याय मिले, जस्टिस मिले, ये राइट है उसका। As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एक उनके प्रोटेक्ट करना एक सबसे सिग्निफिकेंट रोल है कोर्ट का। जो हमारे राइट दिए हैं आर्टिकल 14 से लेके और कहाँ तक, 35 तक। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी है ना, इस तरह के बहुत सारे दिए गए हैं। चलिए, इफ़ एनी सिटीजन्स बिलीव्स दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके राइट्स वायलेटेड हो रहे हैं, उल्लंघन हो रहा है, तोड़े जा रहे हैं, तो देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन, तो वो कोर्ट जा सकता है और वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है अपने प्रोसेस में। दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन वाइल द कोर्ट आर अवेलेबल फॉर ऑल, क्योंकि कोर्ट हर किसी के लिए अवेलेबल है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे लोअर सेक्शन का हो चाहे अपर सेक्शन का हो, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो। ओके चलिए, इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट्स हैज़ ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट फॉर ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं सबके लिए अवेलेबल है। इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट्स हैज़ ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट, अब यहाँ पे क्या है, कोर्ट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमारी जो मेजोरिटी है वो काफ़ी गरीबों की संख्या है भारत में। तो जैसे बताया कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इंडिपेंडेंट जुडिशरी में हमने पढ़ा है कि किसी को भी डिसमिस या उसको अपॉइंट करने का अधिकार नहीं होता जजेस को, पॉलिटिकल्स जो हमारे लीडर्स होते हैं उनको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन बट इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं किनको, जो पुअर हैं। तो भारत में मेजोरिटी पुअर्स की बहुत ज़्यादा है, तो लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी, क्योंकि बहुत सारे गरीब हैं भारत में। अगर हम परसेंटेज पे बात करें तो यहाँ पे 30% गरीब हैं भारत में, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल के तहत। अब सीरीज बात में गरीब रहते हैं, मेजोरिटी में है काफ़ी, तो लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप ए लॉट ऑफ टाइम। जो हमारे यहाँ की प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है कोर्ट की,
वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली है और पेपर वर्क वाली है, यानी बहुत ज़्यादा पेपर वर्क भी लगता है, फ़ोटोकॉपी बहुत करानी पड़ती हैं, बहुत से पेपर निकलवाने पड़ते हैं, उन पे फिर कुछ लिखना पड़ता है, तो इसमें से बहुत समय बर्बाद होता है। जब हम एक बार इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा बहुत रुपया खर्च होता है और पेपर वर्क भी बहुत खर्च होता है। ठीक है। तो ये पुअर जो होते हैं, पुअर सेक्शन, वो अनेबल हैं इन चीज़ों को करने में। तो कहीं ना कहीं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुअर हो, कहीं ना कहीं उन्हें वॉयलेशन होता है। फॉर ए पुअर पर्सन हु कांट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड ऑन ए डेली वेजेस, यानी जो व्यक्ति गरीब है और जो पढ़ नहीं सकता है और जो डिपेंड है किस पे, डेली वेजेस पे, जो डेली काम करते हैं, डेली जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स जो डेली वेज मिलती है, मजदूरी मिलती है, वेतन मिलती है, उस पर डिपेंड होते हैं। द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम रिमोट। तो क्या लगता है, कोर्ट में जाना एक बहुत ही दूर की बात लगती है कि वो वहाँ कोर्ट जाएंगे और इस तरह से जस्टिस उन्हें मिलेगी। तो गरीबों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने भी इसमें एक ऐसा एक प्रोसीजर बना रखा जिसमें किसी को लगता है किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो एक पेटिशन होती है, आगे पढ़ेंगे। इन रेस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980 devised a mechanism of public interest litigation. It is very important you noted public interest litigation। ये क्या होती है, जनहित याचिका बोलते हैं जिसे, सार्वजनिक जनहित याचिका। यानी किसी को लगता है किसी गरीब के साथ कुछ हो रहा है तो वो एक छोटा सा, चलिए पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा मैं, जिसे शॉर्टकट में पिल कहते हैं। टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल ए पिल in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. The legal process was greatly simplified, and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a pill. In the earlier years, pill was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। यानी एक पिल ऐसी ये याचिका है, लिटिगेशन है, जो 1980 और 90 के बीच में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1986 अगर हम पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो 1985-86 में एक कृष्णमूर्ति और बी एन भगवती दो जजेस थे। इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी कि एक छोटे से, आप कह सकते हैं कि लेटर, यानी आपका जो लिफाफा होता है या टेलीग्राम होता है, उस पे आप लिख के पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई गरीब व्यक्ति है उसके साथ कहीं एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो आप लेटर पे लिख के सुप्रीम कोर्ट अगर भेज देते हैं या हाई कोर्ट में, तो उसको एज ए माना जाएगा कि व्यक्ति ने ये केस फाइल किया है। प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक वकील अवेलेबल कराएगी और उस केस पे फिर हेयरिंग होगी। और अगर कहीं लगता है कि वाकई इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है या ज्यादती हुई है तो फिर उस हियरिंग के बाद उसे रिलैक्सेशन मिलता है। इसमें दो एग्जांपल दिए। मोस्टली ऐसे भारत में कई लोग हैं, बॉन्डेड बंधुआ मजदूर हैं, जो किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्रीज में या किसी कहीं पे काम कर रहे हैं और किसी व्यक्ति को लगता है इनके साथ ज़्यादा ही एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो वो फाइल कर सकते हैं और उन्हें छुड़ा सकते हैं वहाँ से। तो ऐसे ही काम दो एग्जांपल दिए हैं, बॉन्डेड लेबर को छुड़ाया था और एक बिहार में जिनकी पूरी कंप्लीट हो गई थी पनिशमेंट, फिर भी बेचारे वो जेल में थे तो उन्हें इसी पेटिशन के तहत छुड़ाया गया था। तो ये पिल एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव वर्क है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का। कोई भी इसको फाइल कर सकता है लेटर के जरिए और आपकी हियरिंग होगी। ऐसा नहीं कि वकील, गवर्नमेंट ही वकील अवेलेबल कराएगी आपको। तो डिड यू नो दैट द मिड डे मील एंड दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव्ड इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल इन द बिकॉज ऑफ ए पिल। पिल की वजह से ही गवर्नमेंट ने ये एक इनिशिएटिव वर्क किया कि जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें
मिड डे मील की शुरुआत हुई। इसके बारे में डिटेल में हम आगे में पढ़ेंगे। सी द फोटोज ऑन द राइट एंड रीड द टेक्स्ट बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ दिस केस कम आउट। कुछ पिक्चर्स दिए हैं और उनके बारे में नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। फोटो 1 में क्या दिया है? द डॉट इन राजस्थान एंड उड़ीसा मीन दैट मिलियंस फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। एक सूखा पड़ा राजस्थान में 2001 में, पहली तस्वीर है ये, जिसमें देख रहे बेफेलो को मरते हुए देख रहे हैं आप लोग। तो शॉर्टेज हो गई थी फूड की, उसकी वजह से कई लोगों की जानें गई थी। सेकेंड फोटो जो मीन वाइल द गवर्नमेंट गोडाउंस वर फुल ऑफ गेन्स ऑफन दिस वाज बीइंग ईटन अवे बाई रेट्स। हमारे पास कितना सारा स्टॉक है ग्रेन का जो कि वहाँ फालतू पड़ा हुआ है और उसे चूहे खा रहे हैं। बल्कि ऐसा ड्रॉट कहीं पड़ता है तो गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऐसी जगह पे पहुँचाना चाहिए। लाखों की संख्या में टन में हमारे स्टेशंस पे, गोडाउंस में, हर जगह जो ग्रेन है वो क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। ठीक है। इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर amidst plenty or organization called the people a union of civil liberties sorry civil liberties on PUCL filed appeal in the सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ ऐसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक बिल फाइल की। इट स्टार्टेड दैट द फंडामेंटल राइट टू लाइफ गारंटीड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द राइट टू फूड। उसमें ये शामिल करवाया उन्होंने राइट टू लाइफ। कल मैं बता चुका हूँ, आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे। आर्टिकल 21 के तहत क्या आता है? जीने का अधिकार। जीने का अधिकार में हमारे, अगर हम भूखे मर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? वायलेशन कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का। तो उसके तहत इसको शामिल किया गया। राइट टू फूड को भोजन भी आ जाता है आपके राइट टू लाइफ में तो उसको शामिल किया गया। द स्टेट्स एक्सक्यूज that it did not have adequate funds was shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains। गवर्नमेंट ने कुछ एक्सक्यूज दिया होगा कि फंड्स नहीं है, लेकिन देखा गया है कि गोडाउंस ओवरफ्लोइंग हो रहे ग्रेन से। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट दे हैड ए ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड टू ऑल। गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि गवर्नमेंट सबको प्रोवाइड कराए इस तरह का फूड। 4 में दे रहे हैं, 4 पिक्चर में आपके, यानी कि इसमें लास्ट में, इफ देयर फॉर डायरेक्टेड टू गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइसेस थ्रो एंड टू प्रोवाइड मिड डे मील्स टू चिल्ड्रन। इट ऑल्सो अपॉइंटेड 2 फूड कमिश्नर्स टू रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील के लिए भी ऑर्डर किया और 2 कमिश्नर अपॉइंट किए कि रिपोर्ट दे हमें कि ये गवर्नमेंट ने सही से इसको लागू किया है कि नहीं किया। तो आप देख सकते हो मिड डे मील भी इसी का एक पार्ट है, जो कि 2005 में केरला से इसकी, तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। तमिलनाडु में सबसे पहले मिड डे मील योजना शुरुआत की गई थी, दोपहर में भोजन देने की योजना। चलिए आज के लिए इतना ही। टुमारो हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।